वहाँ पे। लास्ट है ना अब इसका। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले फ्लावर में है, फिर ह्यूमंस में है। पॉलिनेशन वगैरह। चलो टिश्यू कल्चर में लिखो डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। अभी पिछला भी का रिवाइज भी करवाना है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, the production of new plants from a small piece of plant tissue, from a small piece of plant tissue removed from the growing tip of a plant। अगर नहीं मिले तो साथ वाले से भी देख लेना, अगर ज़्यादा पीछे रह गए तो। फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू removed from the growing tip of a plant, removed from the growing tip of the plant, repeat कर रही हूँ, the production of new plants from a small piece of plant tissue removed from the growing tip of a plant in a suitable growth medium, in a suitable growth medium is called tissue culture। difference तो in a suitable growth medium, suitable growth medium is called tissue culture। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा था, जो वो नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है, मीडियम MEDIUM, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा था, हम वहीं पे वो प्लांट प्रेजेंट है या जो भी उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसको छेड़छाड़ कर रहे थे। जैसे हमने लेयरिंग में क्या किया था, नॉर्मल वो जो उसकी टहनी होती है उसको लेके सॉइल में डाल दिया था, और सॉइल में डालने के बाद वो जब ग्रो करना स्टार्ट कर गया फिर हमने पेरेंट प्लांट से कट कर दिया। और जो सबसे पहला कौन सा था, कटिंग में क्या कर रहे थे हम, या तो कोई भी जहाँ प्लांट का वो भी ग्रोइंग पार्ट ही काटते हैं। जैसे मैंने शुगर केन का ही एक एग्जांपल दिया था, जब हम शुगर केन खाते भी हैं तो बीच में वो गांठ सी आती होती है, मतलब छिलका निकल जाता है थोड़ी दूर तक, और बीच में तो वो प्लांट से ना, मतलब उस पार्ट से प्लांट पूरा ग्रो करने की कैपेसिटी रखता होता है, तो उसको भी हम डायरेक्टली सॉइल में डालते हैं और वहाँ से ग्रो करवाना स्टार्ट करते हैं। बट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट पार्ट को लैब में लेके आएंगे, ठीक है। टिश्यूज़ के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ग्रोइंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ठीक है। 3 टाइप, आपने ग्रुप पर 2 टाइप के पढ़े थे ना, एक परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक फर्दर 3 टाइप के थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो हम जो एपिकल पार्ट होता है प्लांट का, जो मतलब ऊपर टिप्स वगैरह पे होते हैं, उसमें से हम प्लांट के कुछ पार्ट को लेके आते हैं लैब में, जो नेचुरल सॉइल में कंडीशंस प्रेजेंट होती है, जो क्या चाहिए होता है उसको, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो मिनरल्स वगैरह उस लैब में, उस मीडियम में हम आर्टिफिशियली डाल के देते हैं, और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं उस मीडियम को, क्योंकि प्लांट तो वो ले लेगा सारा का सारा, फिर वो मीडियम में कुछ बचेगा ही नहीं। तो टिश्यू कल्चर बस यही डिफरेंस है कि ये लैब में होता है और वो सीधा ग्राउंड पे करते होते हैं। तो टिश्यू कल्चर से ला के उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर पहले चेक करते हैं कि इसमें ग्रोइंग वाला वो जो सेल है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसको ग्रोथ मीडियम में डालेंगे। ग्रोथ मीडियम में डालने के बाद अगर कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो वो बेचारा ग्रो भी नहीं करेगा। ग्रो कर जाता है, इसके बाद बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, फिर उसको फील्ड ट्रायल के लिए लेके जाते हैं। तो फील्ड ट्रायल में जैसे वो बच्चा कह लो, उस पौधे का बच्चे को, वो उसने कभी धूप देखी नहीं होती है, बाहर का इन्वायरमेंट देखा नहीं होता है, मतलब स्ट्रेस नहीं ले पाता है, और बहुत सारे प्लांट उस फील्ड ट्रायल में फेल हो जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे प्लांट, बहुत कम प्लांट्स ही होते हैं जो उस फील्ड ट्रायल में सर्वाइव करते हैं नेचुरल जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है उसके अंदर, और तब जाके वो फर्दर मार्केट में चले जाते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, जिनको हम मिक्स करके बनाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो टिश्यू कल्चर में हम बस यही याद रखना है कि लैब में हो रहा है और वो फील्ड में हो रहा है। 9th क्लास में बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपका तो पूरा टॉपिक ही है, ठीक है ना। आप लोग के बस छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि क्या होता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में आप लोग बस एक डेफिनेशन लिखोगे, एडवांटेज लिखोगे, ठीक है। एडवांटेज लिखो, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। किसी के स्कूल में पढ़ाई हुआ 10th में ये चैप्टर? नहीं। टिश्यू कल्चर के क्या स्टेप्स भी कराए थे या क्या? मेरे को देखूंगी। नहीं, आपके होगा नहीं ना, मैं 10th को कह रही हूँ, आपके में है ही नहीं।
मतलब आपके में टिश्यू कल्चर बिल्कुल छोटा सा है। एडवांटेज लिखो, पहला लिखो, टिश्यू कल्चर इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। ठीक ही है उनका तो। टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। सेकेंड पॉइंट, मैं पहला बताना प्लीज। किसी ने नहीं लिखा। लिख लिया। हाँ देखो, साथ वाले नहीं लिख लिया। टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। प्रबलीन का बहुत मन कर रहा है सबको हेल्प करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरी लिटिल स्पेस इज़ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। हम लैब में ही कर लेते हैं, छोटे से प्लेट पे ही काम हो जाता है। लिटिल स्पेस इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स, मतलब छोटे से प्लेट में ही हम 3-4 पौधे को ग्रो करवा सकते हैं एक ही साथ। लिटिल स्पेस इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स। थर्ड भी लिख सकते हैं, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। क्योंकि हम जब देख ही रहे होते हैं, हम जहाँ से लेके ही आएंगे उसको, हम देख के उस पार्ट को, द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। एक और फ़ायदा होता है, सीज़न वेदर से हमें कोई मतलब होता नहीं है, ठंडी गर्मी, हम उसको लैब में वो कंडीशन दे देंगे, वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो एक और लास्ट, टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रोन राउंड द ईयर या अराउंड द ईयर, क्या आएगा? मुझे तो राउंड द ईयर नहीं आना चाहिए, मतलब पूरे साल ग्रो करता रहता है। अराउंड द, तो लिख लो मुझे, राउंड द ईयर या अराउंड द ईयर। टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रोन, तो अराउंड द ईयर लिख लो, अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। टिश्यू कल्चर कैन लिख लो, आपको सेंटेंस अच्छी होगी, मेरे से बेटर होगी। मतलब हिंदी मतलब यही है कि पूरे साल में ग्रो कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड सीजन्स। कैन बी ग्रोन अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड सीजन्स। आपको ऐसा प्लान है इसको लाइक जो एक पर्टिकुलर सीजन में उसके फूल सारे मिल जाते हैं। हाँ। वो होता है वो सर्दी में ही होता है। पर हम उस मैंगो को करवा सकते हैं लैब में। हाँ हाँ, वो करेगा, वो ग्रो, तभी कह रहा है ना टिश्यू कल्चर में यही फ़ायदा है। वेदर और सीजन से उसको कोई लेना देना नहीं है टिश्यू कल्चर में। अब यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है, तो एक बार हम वापस जितना पढ़ा है ब्रीफ रिवीजन लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। निकाल लो आप लोग, सबसे पहला कौन सा था? फिजन। निकाल लो अपनी कॉपी। हिताशा, आपको क्या बात करनी है? क्या बात कर रहे हो वान्या? फिर तो ये पीछे ही क्यों घूमी रहती है? अच्छा, सीजन वाला। लेकिन हैंडलिंग भी तो डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। तो फिर अगर खराब हैंडल करते वक्त हम अगर गलती से खत्म नहीं ग्रो नहीं करता। जैसे मतलब वो होता है ना कि सेल का जो काउंट होता है, अगर एक भी सेल खराब हो तो पूरा वो। मैंने ग्रो करवाया था, नहीं ग्रो किया था। मैं चिकन ऑर्गन को डाइसेक्ट करके तो ग्रो कर गया था। और अगर तो कर सकता है, हाँ, और अगर तो कर लेता है। टीचर्स लोग ने किया था ना, टीचर लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, हमें जो पढ़ाते थे वो रिसर्च करते रहते हैं। हाँ, फिजन हमने इसलिए खोला कि हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। जब बोलते हैं सिर्फ लिखते रहते हैं। चलो, फिजन में हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। हो गई बातें खत्म, तो आपकी गलती है, नहीं लिखा ना तो घूम जाओ आगे। फिजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सिंगल पेरेंट चाहिए होते हैं और कोई भी सेक्स सेल या गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहला मेथड पढ़ के गए थे हम, फिजन। फिजन का अंदर क्या होता है? जो फिजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में ब्रेक कर लेता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि पहले न्यूक्लियस लेंथन होएगी, फिर न्यूक्लियस सेपरेट होगा, साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और अल्टीमेटली 2 अमीबा बनके तैयार हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन में एक ही बार में बहुत सारे डॉटर सेल्स निकलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पे क्या प्रेजेंट होती है? सिस्ट। ठीक है, सिस्ट प्रेजेंट होती है और सिस्ट एक फेवरेबल टाइम आने के बाद
रुक जा मत करो प्लीज़। सिस्टिक फेवरेबल टाइम आने के बाद क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा बर्डिंग। बर्डिंग में एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा वाला एग्जांपल ले लो या तो ईस्ट वाला एग्जांपल लेते तो ईस्ट में भी छोटी सी बर्ड निकल जाती है। वो बर्ड धीरे धीरे मैच्योर होके पेरेंट से क्या हो जाती है, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाएगी और वो अपनी नई ज़िंदगी बना लेती है बेचारी है वो। इसके बाद हमने पढ़ा, बेचारा भी बना लेता होगा, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फंगस वाले प्लांट के अंदर। जैसे ही उनका सीज़न आता है और अंदर वो स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर मैच्योर होके रहते हैं, वैसे ही वो बर्स्ट होगा और एयर में या जो मॉइस्ट सॉइल होता है वहाँ पे वो गिर जाएगा। और बारिश के टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे नए नए प्लांट्स कहीं ना कहीं, जंगली पेड़ जिसको हम कहते होते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर से स्पोर्स बाहर निकलती रहती हैं। उसका फोर्थ क्या किया था, रीजनरेशन किया था। रीजनरेशन में प्लेनेरिया, मतलब इसका मैंने बताया था, या तो हाथ हो ऑर्गेनिज्म का, पैर हो, सर हो, किसी भी। छिपकली इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ इसका, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि छिपकली का तो सिर्फ पूंछ ही ग्रो करती होती है, बाकी जो ये रीजनरेशन से ऑर्गेनिज्म होते हैं हमेशा मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका हाथ पैर सर कोई भी हो, उससे वो इंटायर बॉडी बन जाती है उनकी, ठीक है। नहीं, अगर उनका न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ डैमेज कर दिया हमने तब वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। कटिंग का भी साइड तो शायद ग्रो कर सकता है, मोस्टली हमें कटिंग का भी चीज़ें होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इवन आपको पत्ते को डाइसेक्ट करने के लिए भी डाइसेक्टिंग टूल देंगे और उनको पकड़ के किस तरीके से डाइसेक्ट करना है ये भी सिखाया जाता है। हाँ, क्या डाइसेक्ट करवाया, लीफ का कराया होगा आपको ना, ऑर्गन्स वगैरह पे अभी नहीं करवाया होगा आपको, किस तरीके से उसके वो चीज़ें निकालते होते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं उसके अंदर, पूरी टूलिंग किट ही होती है। हाँ, चिकन ऑर्गन्स वगैरह को डाइसेक्ट करा के, जो लैब में आर्टिफिशियल चिकन ग्रो होता है, इन सब चीज़ों का, जैसे हम लैब में प्लांट ग्रो करवा रहे हैं तो वैसे लैब में चिकन ऑर्गन्स वगैरह को भी ग्रो करवाते होते हैं। फिश नहीं, मोस्टली चिकन ऑर्गन्स का। फिश तो वो कंडीशन देना पड़ेगा ना हमें, पानी वाला। तो मैंने चिकन ऑर्गन किया है, फिश नहीं किया है, ठीक है। लीव्स का किया हुआ है, चिकन ऑर्गन का किया हुआ है, फिश का कुछ ऐसा कराया ही नहीं था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन था। बस मैंने डिफरेंस आपको कल मैं भेजना भूल गई थी, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का, वो पहले भेजूंगी, लिख के लाना, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी सेम हो रहा था, एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता था 2 से 3 पार्ट में और वो पार्ट पूरा का पूरा नया मैच्योर पेरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े जिसमें 3 टाइप, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर वही रिवाइज किया हमने कि कोई भी हम प्लांट का पार्ट, ग्रोइंग पार्ट को कट करके कहाँ ले जाते हैं, सॉइल में, लैब में नहीं लेके जा रहे हैं। लेयरिंग में उसमें भी ओरिजिनल प्लांट के पार्ट को ही सॉइल में लगा देते हैं न्यू प्लांट बनाने के लिए। और ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया था, सियोन एंड स्टॉक बनाया था। सियोन एंड स्टॉक की हेल्प से हम अपने न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म, मूविंग विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस का ही कराऊंगी पहले, फिर फ्लावर कराऊंगी लास्ट में। पॉलिनेशन वाला फ्लावर में होता है मुझे, वो बाद में करेंगे हम। लिखो हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन लिखवा दी थी ना मैंने आपको उसी टाइम, जो एसेक्सुअल की लिखवा दी थी वहाँ पे, ठीक है। बस तब भी दोबारा लिखना क्योंकि मेरा मन कर रहा है। लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डाल ली हेडिंग सबने? अब लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। जो हमने पहले लिखी है वो नहीं लिख सकते, कोई ना मिलते हैं क्या, जो आप बता रहे थे। क्या चीज़? अरे वो एपिडर्मिस से अलग करने के लिए वो टूल्स कहाँ मिलते हैं? और मिल जाएंगे, स्टेशनरी पे भी मिल जाएंगे। हम लोग तो वहाँ से, मैं 34 से या अटावा से उस टाइम खरीदा था हमने। हाँ, अब तो ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता होता है। और जो कॉलेजेस में होते हैं ना, वो कॉलेजेस वाले ही प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलेजेस में थे, वो बाहर से नहीं हमने खरीदे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो पीछे से देख नहीं, लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स
takes place by the combination of special reproductive cells प्लेस के बाद by the combination of special reproductive cells. अभी जोत की कमी पूरी कर रहे हैं. The combination of reproductive cell called sex cells, called sex cells. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमीट्स. सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड या इज कॉल्ड गैमीट्स. आर ही आना चाहिए वैसे तो. आर कॉल्ड गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना पीछे रह जाता है. साथ वाले से देख के लिखना था अगर रह जाए तो. are called is called gametes. 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 अब ये चीज़ तो होगी. पहले समझ आ गया कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स हमारे सेक्स सेल्स पार्ट लेने वाले. सबको पता है फीमेल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स होएगा और मेल्स में एक्स एंड वाई होता है. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉम्बिनेशन होना मैंडेटरी है कि एक्स एंड वाई की कॉम्बिनेशन जब होगी या एक्स एक्स की कॉम्बिनेशन होगी तभी जाके बनेगा. तो सबसे पहले उस वाले ए सेक्सुअल तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें कॉम्बिनेशन करवाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा. तो जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूज़न होती है, जैसे ही वो फ्यूज़ होगा तो एक टर्म आता है आपका जाइगोट. ठीक है, जाइगोट बनता है. 8th क्लास में भी आप लोग को बताया गया होगा, पर अगर आप 11th 12th में पढ़ोगे तो जाइगोट से पहले भी चीज़ें बनती है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमर्स वगैरह. तो ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं आपकी. ठीक है, बस अभी आपको यही पता होना चाहिए कि द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो वहाँ पे वो क्या होगा, मतलब जैसे मिले तो क्या बन जाएगा, वो जाइगोट बन जाएगा. क्लियर है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जाइगोट बनेगा. तो लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में. आप पार्क में नहीं बैठे, बोले सीधे सीधे बैठो ज़रा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विथ अ फीमेल गैमेट. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विथ अ फीमेल गैमेट. फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट to form a new cell called zygote. ZYGOTE. Fuses with female gamete to form a new cell. To form a new cell called zygote. ZYGOTE. ठीक है, इसी के कॉन्टिन्यूटी में लिखना है, कॉन्टिन्यूटी में लिखो. नेक्स्ट पॉइंट बनाना है तो नेक्स्ट बना सकते हो. This zygote grows and develop into a new organism. This zygote grows and develop into new organism. New organism in due course of time. Due course, DUE. In due course of time. Grows and develops into a new organism in due course of time. हाँ, COIN in DUE due, फिर course of time, मतलब थोड़े टाइम के बाद सारा बन जाता है. और ये आप लोगों को पता है ह्यूमंस में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ का टाइम लगता होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने में. ठीक है, तो क्लास 10th वाले की आधी चीज़ें तो इसमें है नहीं, तो वो आपका कट जाएगा. जो आप लोग की आधी चीज़ें बाकी चीज़ें हैं वो आप लोग अपनी क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये हो गया. और सेक्स सेल को जर्म सेल के नेम से भी जानते हैं, बस मैं बता देती हूँ. जनरली क्वेश्चन कई बार आता है जर्म सेल, GERM. ठीक है, सेक्स सेल को हम गैमीट बोलते हैं या तो जर्म सेल के नेम से भी जानते हैं. अब हेडिंग डाल सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. नहीं, एनिमल्स वाला ही कर रहे हैं पहले. हाँ, मतलब वो कुछ नहीं था, वो तो इंट्रोडक्शन थी जो अभी आपने लिखा. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रुकी हुई हूँ. एक्सटर्नल, इंटरनल,
And- नहीं नहीं बच्चे, इसमें किसके लिखेंगे? गैमीट्स वगैरह सब आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। बस अब नया लिखो। द मेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। द मेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म, SPERM। और फिर नेक्स्ट लाइन में फीमेल वाले को ओवम या एग, OVUM, या ओवा भी लिखते हैं, ओवम, ओवा या एग। फिर नेक्स्ट लाइन में फीमेल वाली लाइन बना लो, उसमें उसको हम कहते हैं एग, ओवम या ओवा। ओवा मोस्टली हम एग्स को कहते हैं, ओवम, एग और ओवा। हाँ OVA, OVA का मतलब होता है एग्स, मतलब प्लूरल फॉर्म में वो आ जाता है, तभी उसको ओवा बोलते होते हैं, एग्स, ओवम। बटरफ्लाई की साइकिल दी हुई है, गैमीटोजेनेसिस भी दे रखा है। चलो हेडिंग, सब हेडिंग फर्टिलाइजेशन, सब हेडिंग है आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आती है, अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी डेफिनेशन लिखी उसमें से MCQ में आपको आएगा, गैमीट वगैरह के बारे में पूछा जाएगा MCQ में। अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपकी आएगी 1 या 2 नंबर में, ये बोर्ड्स वालों के। 9th वालों को पता नहीं क्या डालेंगे आप लोग को, तो नया है, कुछ आइडिया नहीं, नो आइडिया। क्या तो आगे तो है ही है ना, हे भगवान। चलो लिखो, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, वही लाइन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट्स, उसमें पॉलिनेशन और वैसे बोलेंगे, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। हाँ, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, to form zygote, fusion of male gamete with female gametes to form zygote during sexual reproduction is called fertilization. Is called fertilization. अब हेडिंग है आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे एग्जांपल्स बहुत आते हैं, दोनों को, ये दोनों के बुक में है, 9th में भी है, 10th में भी है। ह्यूमंस में कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल? तो कोई एक्सटर्नल का एग्जांपल देगा, किसी को पता हो तो? डंडा उठाऊं मैं यहाँ से, यो एसेक्सुअल वाले ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल में लेके आ रही है। हाँ, फ्रॉग एक्सटर्नल करता है, इंटरनल करता है? अच्छा अच्छा, फिशेस, फिशेस लेज एग, बता। हाँ, बर्ड तो बच्चा कैरी करती नहीं है, वो एग देती है, बोलो। हाँ सही बोलो, तो बता क्यों नहीं रहे? हाँ वो देती है। अच्छा कैटरपिलर, बुक में देख लिया, पक्का बुक में बना हुआ, देखो और मुझे दिख गया। हाँ मुझे तभी कह रही हूँ। अच्छा जब छोटी सी पिल देखी। चलो लिखो, बताते हैं एग्जाम्पल से, बता देते हैं। इंटरनल की लिखते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, ठीक है ना? इंटरनल ही है, वो ह्यूमंस का पूछ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी लिखना है। lays eggs. The fertilization which occurs inside the female body is called internal fertilization. Inside the female body. क्या रह गया मनमीत, बोलो? Which occurs, yeah, female body, हाँ, is called internal fertilization. नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल में लिखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, अब समझ आ गया किसके किसके एग्जाम्पल सही हैं गलत होंगे। अकर्स इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जिसने छिपकली, किसने बोला था छिपकली? कौन था छिपकली वाला? ठीक है, कितने गंदे गंदे बारिश में जो निकलते हैं कितने गंदे होते हैं। कालू कालू। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैम मेरे क्लासरूम में छिपकली आ गई छी। थी, मैम भागी सबसे पहले बच्चे छोड़ के बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। भागी थी मैम। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अब एक्सटर्नल। नाम ये एक्सटर्नल की डेफिनेशन मैं पूरा करवा दूंगी ना फिर समझाऊंगा। जो आप एग्जांपल लिखवा रहे थे एक्सटर्नल की डेफिनेशन पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है, लिखो बस वही लिख रहे ना, सारी सारी सेम, इनसाइड की जगह आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब पीछे से देख के लिखो। चीटिंग है, पेज पलटना पड़ेगा मुझे, है ना? पेज नहीं लेते। हाँ कुछ लोगों को पेज पलटना पड़ेगा, कुछ लोग के आगे वो समझ नहीं को पलटना पड़ेगा। देख लिया ना, चलो ठीक है, फिर थोड़ी क्रैमिंग है ना। आउटसाइड द फीमेल बॉडी। हाँ आउटसाइड द मेल बॉडी। अरे मेल बॉडी नहीं लिखना, फीमेल बॉडी ही लिखना है। हमें बेचारों को क्यों तुम परेशान कर रहे हो? लिखो फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल से बाद में एंड में लिखेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट में लिखना, ये कहाँ पे होता है? इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टॉड्स। फिशेस। एम्फीबियंस लिख लो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैम क्या नहीं, जैसे कि उसमें लिखा था ना मैमल्स वगैरह में होता है, इसमें लिखो एम्फीबियंस। AMPHI BIANS। AMPHI BIANS। एम्फीबियंस को ब्रैकेट में लिख सकते हो, जिसको नहीं पता फ्रॉग एंड टॉड्स। आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन का वर्ड भी लिखा है तो अभी बताऊंगी ना, तभी बताना है। पूरा लिखा हो तो पहले इसके साथ एम्फीबियंस के साथ आगे लिखो फिशेस। फिशेस फिशेस TOADS टॉड्स TOADS होता है। आप लोगों ने TOADS फिशेस बस हो गया। हाँ बस दो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, देयर आर 2 मोड्स ऑफ, नहीं रुको, सेंटेंस छोटा करने दो, बहुत बड़ा हो जाएगा। एग एक्टिविटी। क्या है ये? बस फ्रॉग फिश। हाँ फ्रॉग फिश। अच्छा चलो, अब एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बताते जाती हूँ, कौन सा किस में जाएगा खुद ही लिखते जाना। ह्यूमंस। मैम क्या लिखना है? एग्जाम्पल में बोल रही हूँ कौन सा किस में जाएगा, मैच द फॉलोइंग करके खुद ही लिखना है। ह्यूमंस। कैट्स। मैम धीरे बच्चे यहाँ तो कहीं पे भी लिख दो ना छोटा सा। कैट्स। हाँ जी आगे। कैट्स हो गया ना। और एग्जाम्पल क्या है? डॉग्स। जी मैम आगे प्लीज। फ्रॉग। एक्सटर्नल वो तो लिख के रखा है। मछली। एक्सटर्नल। चलो मैं समझ आ गया था। और कोई बेकार एग्जाम्पल 9th के नई बुक में कुछ आई हो खतरनाक? मैम बस बटरफ्लाई ही आई है। तुम्हारे तो और 2 लाइनों में खत्म कर दिया इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इतने से पैराग्राफ में खत्म। तुम्हारी बायो की टीचर मांगती है कि 3 पेज लिख के दो इस पे। कहाँ से लाओगे? पेज नंबर बताना। पता नहीं मैम कहाँ से एग्जाम। 218। हमारी टीचर ने पहले चैप्टर में बोला था कि हर एक पेज से 40 MCQ चाहिए मेरे को। वो आप वो स्कैन करके उससे बनवाओ ना, जेमिनाई वगैरह से। चलो लिखो आप, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखे तो थे। नहीं लिखे थे, सुने थे बस आपने कहानी। टिश्यू कल्चर। द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कितने पॉइंट्स हैं?
एडवांटेज ऑफ पहला लिखो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं सोचा सेक्सुअल में लिखवाने लगी। जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम ये आप सेक्सुअल के आप एडवांटेज बोल के एसेक्सुअल के डिसएडवांटेज लिखवा रहे हो। उसी के साथ कंटिन्यू होगा ना, किसी की बुराई करके ही आगे चलना पड़ता है। आप बोलते हैं किसी की बुराई नहीं करनी। क्या कर कभी कभी करनी पड़ रही है, देख रहे हो। मैं एडवांटेज बताना Genetic variation is not possible in asexual reproduction. This is the major disadvantage of. पीछे होना बंद करेगी This is the major disadvantage of. Major disadvantage of sexual reproduction. This is the major disadvantage of asexual reproduction, which inhibit further evolution of the organism. Asexual reproduction मतलब एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आगे इवॉल्व नहीं कर सकते. Asexual reproduction which inhibits the further evolution of the organism. मतलब जैसा आलू होते आज उतना ही रिप्रोडक्शन के बाद Which inhibits the further evolution of the organism. Further evolution of the organism. अगर एक चीज़ खराब हो गई तो पूरी पीढ़ी खराब ही चलती चली जाएगी. ये कुछ होता जाए. कहाँ रह गया मनमीत? हो गया? हाँ नहीं, आपका टेस्ट नहीं चेक हुआ. कल पक्का कर दूंगी. मैं भूल गई थी कि मुझे टेस्ट चेक करना है. मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं. मैं भूल ही गई थी. अच्छा वो याद दिला दिया. टिश्यू का एक इनका बचा है, 2 आपके बचे हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. बड़ा लिखवाऊँ छोटा लिखवाऊँ? Sexual reproduction leads to a greater variety in population. क्या रिपीट Sexual reproduction lead to a greater variety in population. Leads to a greater variety in population. Variety in population, as they are not identical. As they are not identical to their parents. Identical to their parents. पॉपुलेशन की बात करें Population, as they are not identical to their parents. And mixing of genes. Mixing of genes produces offspring. छोटा किया है छोटा, इसको बहुत बड़ा था. Mixing of gene produces offspring. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म बन गए. चाहे उनको हमने काट दिया, उनकी बर्डिंग करवा दी, स्पोर फॉर्मेशन करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, सब केस में वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम थे, आइडेंटिकल थे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब मेल और फीमेल दोनों से ही गैमीट्स आते हैं तो जो प्रोसेस हो रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ जो बेबी होता है उसका, उस टाइम बहुत सारे वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है. वो एवोल्यूशन लेके आते हैं. जो फंगस होती है वो मेटल्स या फिर प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती है. फंगस मेटल्स और प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती है. नहीं, प्लास्टिक को तो डिग्रेड कर ही सकते, बट स्पेशल टाइप के होते हैं ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स. ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं. ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स बन गए हैं जो करते हैं. सब नहीं कर सकते हैं, कुछ होते हैं. हाँ, ज़ीनोबायोटिक्स होते हैं. दिया है आपके बुक में. तो कॉलेज के टॉपिक्स भी घुसा रहे हैं फिर आपके. अच्छा, मुझे ढूंढने चले गए. मुझे कैसे दे दिया तुम्हें जो हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया था. में दिया होगा पेज नंबर 212. ऐसे ही क्या एक मिनट बस रुक जाओ. अरे मैं
पूरा ही बेच थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी या ब्रीजिंग साइंस, हाँ ठीक तो है। प्लास्टिक डिग्रेड्स वाला आ गया है जीनोबायोटिक्स, ये हमें 9th-10th में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं ना, 11th-12th में पढ़ा था, मैंने सीधा कॉलेज में पढ़ा था इसके बारे में, जीनोबायोटिक्स के बारे में, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। फीटस में ट्विंस हो तो फिर जो जीन्स वेरिएशन वो फिर स्प्लिट हुई होगी। वो डिपेंड करता है ना कि ट्विंस बने कैसे हैं, डिपेंड, अगर वो एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है और वो टूट गया तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, वैसे तो फिर हैंडीकैप वगैरह नहीं हो सकता, अगर- स्प्लिट ही हो गया। स्प्लिट मतलब वो एग बेबी डेवलप करने से पहले ही टूट गया वो दोनों एग। और ठीक है, अगर फीटस में दो sperm- फीटस में केस ये होता है, डिपेंड करता है मदर पे, अगर उस मंथ मदर की एक ही एग आया है तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, और वो एग सम केसेस में या कुछ प्रोसेस में वो टूट जाता है कई बार दो में, तो वही वो बच्चे होते हैं जो एक को मारा तो दूसरा भी रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें सारा चीज़ क्या होता है, सेम होता है। अगर इन केस मदर के उस मंथ 2 एग आए हैं फर्टिलाइजेशन टाइम और वो 2 अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं तो वो अलग अलग होते हैं, पूरे वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड। हाँ हो सकता, हाँ है आइडेंटिकल ट्विंस वाले, मैम बच्चा हैंडीकैप पैदा कैसे क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। इसमें दांत निकाल के पूछने वाली क्या बात है, आप नॉर्मली पूछ सकते हो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कि मतलब हैंडी, तो उसमें ऑब्वियसली बात है ना, जब वो ग्रो हो रहा होगा या जो भी उसके क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं तो उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं बनने के टाइम। कहीं pieces ऐसे आप फिर बैठो ज़रा ढंग से पहले। कहीं केस ऐसे आते हैं वो होता है बच्चा होता है, 2 ट्विन होते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। हाँ, वो एक दूसरे को खा जाता है, पता है वो खा जाता है, ये सब 12th में है। मैंने अमेरिका में केस हाँ जी, ये होता है, थे, एक ट्विन है, उसको पेट में चला जाता है या कहीं पे भी चला जाता है। हाँ जी, तभी स्टार्टिंग बहुत इंडिया में तो सरकार ब्रदर है, उन दोनों की स्थिति यही है। मतलब तो सब केस अलग है ना, कैसे है इतनी डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगी मैं इसके। जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके में है प्रेगनेंसी वाला टॉपिक, पर जितना डिटेल में होगा मैं उतने में ही जाऊंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा 12th में है। चलो ठीक है, सही बोला इसने। चलो लिखो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वाले बच्चे प्यूबर्टी लिखो, हेडिंग डालो। सब तुम सब प्यूबर्टी में हो, PUBERTY। 13 to 18 बॉयज में होते हैं। यहाँ तक आवाज़ आती है आपकी रेंज, कोई बात तो बंद करो आवाज़ को, प्यूबर्टी लिखो। कौन कौन प्यूबर्टी में नहीं आया है वो बताओ पहले मुझे। मैम वैसे सभी कोई है ऐसा जो नहीं आया, पहुंचा नहीं प्यूबर्टी में, उसको ले चलती छोटी क्लासेस में। हम पानी पी लो। नहीं नहीं, चलो लिखो, द एज एट विच, बस द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो बाद में हम। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा ये पूरा, टू बी प्रोड्यूस्ड। The age at which the sex hormones begin to be produced and the boy and girl becomes sexually mature, and the boy and girl become sexually mature। sexually mature का मतलब able to reproduce होता है। sexually mature is called puberty। अब इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अब आगे लिखना है, बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने का मतलब। मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी का मतलब ये है कि जो भी बॉय और गर्ल है उनकी बॉडी में जो ये ओवा और जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किस एज में, आज क्या कर रहे हो पीछे तुम लोग? हाँ मुझे लग रहा है, ठीक है। अब तो तुम्हारी क्लास वैसे अलग ही हो जाएगी मुझे लगता है, नहीं पर है मेल और फीमेल वाला भी। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब जो भी स्पर्म और ओवा की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो पर्सन क्या कहलाता है, प्यूबर्टी के एज में आ जाता है। तो बॉयज़ की जो एज होती है कितनी, जनरली 13 to 14 ईयर्स, 13 to
14 ईयर्स, ठीक है। गर्ल्स में 10 से 12 साल को प्यूबर्टी साइंटिफिकली माना जाता है। कुछ गर्ल्स में लेट प्यूबर्टी आती है, 12 साल 13 साल पे आती होती है, बट कईयों में अगर वो 10 ईयर्स पे भी आ जाए तो इसको डॉक्टर मना नहीं करेंगे, कि मतलब ये नहीं कहेंगे कि कुछ अब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आपके जो मेल्स होता है वो पूरे लाइफ टाइम फर्टाइल होता है, ठीक है। अगर आप लोग बताओ तो वो एक मेल पूरे अपने जितने भी साल जी रहा है, 70 80 100 साल, एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंटायर द लाइफ। फीमेल में एट द एज ऑफ 45 50 जो भी एग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फीमेल उसके बाद फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम बाई बर्थ, जैसा जब हम अपने मदर के पेट में होते हैं तो मेल्स में तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, फीमेल्स में उसी टाइम जो गॉड हैं कह सकते हो एक पैकेट ऑफ एग्स डाल देते होते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी तक वो पैकेट ऑफ एग्स डिग्रेड होते रहते हैं, थोड़ा। जैसे ही गर्ल प्यूबर्टी में आती है उसके बाद वो एक एक एग हर मंथ रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारे एग्स मिलते तो हैं गॉड से, बट जब वो बच्चा जब तक बर्थ ले रहा होता है, एक गर्ल चाइल्ड, तब तक बहुत सारे एग बहुत सारे प्रोसेसेस में ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स हमेशा कब तक फर्टाइल रहेगी, 40 to 45 या 55 भी कई लोगों का होता है, और मेल एंटायर द लाइफ फर्टाइल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए आपको। फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काफी वो है। तो वही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही तो एग्स निकलेंगे ना पर मंथ, वहीं पे तो निकल, वो अरेस्ट होते हैं। मतलब वो जो आपके जो एग्स हैं ना, वो जब तक गर्ल प्यूबर्टी में नहीं आई है और जो मदर के पेट में एग्स मिले थे फर्टिलाइजेशन के लिए, वो अरेस्ट रहते हैं सेल के अंदर। कुछ सेल जो बड़े होने पे ही काम करते हैं, तभी कह रहे हैं प्यूबर्टी आने पे ही वो काम करेंगे, और मेल में पैदा होने के बाद वो बनना स्टार्ट होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में आप लोग, द मेल प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल टेस्टोस्टेरोन। लिखने के लिए बोल रही हूँ ना, तभी टेस्ट लिखो फिर ओस्टेरोन लिखो। द मेल प्रोड्यूसेस, द टेस्टिस प्रोड्यूसेस, सॉरी टेस्टिस पार्ट होता है, लिख लो बस, हो गया, मैं थक जाती हूँ। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट लिख देना, फिर OS लगा देना, TERONE। टेस्ट लिख दिया, फिर OS TERON, मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्ट लिख दो, लिख दिया इन लोगों ने, OS, फिर ठीक है। एंड द ओवरीज प्रोड्यूसेस 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल के केस में ओवरीज प्रोड्यूसेस 2 फीमेल हार्मोन्स, नाम पता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन को आप E से लिखोगे तब भी सही होगा, ESTROGEN, या O से लिखो, O से लिखोगे तब। फीमेल में 2 होते हैं, ठीक है, 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन को अगर E से लिख के आओगे तब भी सही होगा, O से लिख के आओगे तब भी सही होगा। O साइलेंट होता है, सीधा से बैठो पहले आप। किसमें किसमें हाँ जी, दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोजेस्टेरॉन मोस्टली जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम काम आता होता है, ठीक है। किसको? आपके में डिटेल में पता नहीं, मुझे प्रेगनेंसी वाला पार्ट देखना पड़ेगा, इससे पहले डिटेलिंग में तो नहीं है, सब +2 में है, ठीक है। हाँ, ये नहीं आपको करवाया होगा, अभी देखती हूँ। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मतलब आपकी बुक में आ तो गया है, एक बार जब मैं पढ़ूंगी ना तब मुझे पता चलेगा। मतलब जो मेल्स में जिनमें टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा स्पाइक होता है, हाँ, उनके यहाँ पे ADHD प्रेजेंट होता है, जिसमें से वो बाल लूज कर रहे हैं। नहीं, बाल लूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनके बहुत जल्दी आते हैं। कईयों को बियर्ड्स एंड मोस्टर्स बहुत जल्दी आते हैं और कईयों को लेट आते होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना उस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। आपके में आ जाएगा मान्य थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का, क्योंकि आपके में पूरी डिटेल में बता रखा है, मदरहुड, प्रेगनेंसीज वगैरह सबके बारे में, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज भी होएगी सबको। चलो आगे की कहानी, ये सब तो इजी चीज़ है। अभी तो स्टार्ट लिखो, द वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन बॉयज एट प्यूबर्टी। वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन बॉयज, वेरियस चेंजेस इन बॉयज विच अकर्स एट प्यूबर्टी।
सिंबल्स चेंजेस बोल रही हूँ। हाँ, अकर्स इन बॉयज एट प्यूबर्टी। सबसे पहला क्या होगा? बियर एंड मस्टर्स लिख सकते हो। हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया या तो प्राइवेट एरियाज जो होते हैं हमारे, ठीक है। लिखो हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स, हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड इन प्यूबिक रीजन, एंड इन प्यूबिक रीजन। HGH अंडर आर्म। वो आपके हाइट ग्रोथ करवाने में काम कर रहा है, ये ग्रोथ करवाने में नहीं काम कर रहा। चुप हो जाइए, कुछ नहीं है। हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट एंड इन प्यूबिक रीजन्स। क्या वो ADH वो कुछ और है, नहीं बताऊंगी अभी। आर्मपिट इन प्यूबिक रीजन्स, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मत पढ़ो कुछ भी। थोड़ा सा 10th के लिए भी कुछ बचा के रखो, है ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं वहाँ पे। अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेयर ऑल्सो ग्रोज ऑन अदर बॉडी पार्ट्स लाइक चेस्ट, फेस। सारे पर हमें उगते हैं। हेयर ऑल्सो ग्रोज ऑन अदर बॉडी पार्ट्स लाइक चेस्ट, फेस, जिसको हम लिख रहे हैं मूस्टर्स, क्या कहते हैं, मूस्टर्स। मूस्टर्स, हाँ यार, मूस्टर्स को मैंने मूस्टर्स मॉन्स्टर नहीं बोला कम से कम, अचानक से मेरे मूस्टर्स। ठीक है, मतलब बॉयज मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, लिख लो। एंड बियर्स, दिल पे मत ले जाना जितने भी बॉयज है बस। एंड बॉयज बिकम्स मॉन्स्टर एंड बियर्स, मॉन्स्टर्स लिखना है वो वाले। MOUSTACHE हमारी मोचड़ी CSC है। लिख लिया। मूछ है, दाढ़ी एंड मूछ। क्या स्पेलिंग होती है? MOUSTACHE। मैम फेस में ही आ गया वो। हाँ हाँ, वही तो, बियर्ड ETC बता दिए हैं कि बॉयज मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। मस्टाच नहीं है वो, मॉन्स्टर है आवाज से। अब मुझे गलती से मेरे मुंह से निकल गया ना। लिख लिया, चलो आगे लिखो। बॉडी बिकम्स मस्कुलर। कितने हैं? ये आते हैं क्वेश्चन में, इनके 10th में तो आते हैं, शायद आपके में भी आ जाए। 7th में मस्कुलर, सही बात है मैम। तब भी लिख लो क्या होगा। बॉडी बिकम्स मस्कुलर, कोई बात नहीं, लिखो मस्कुलर बन गई उनकी बॉडीज। वॉइस बिकम डीपर, बॉडी बिकम मस्कुलर। बॉयज या बॉयज? आवाज, तुम थोड़ा काम नहीं चला सकते। चलती रहती है बस। एंड वॉइस बिकम्स डीपर। डीपर। चेस्ट एंड शोल्डर बिकम्स ब्रॉडन। चेस्ट एंड शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडन। मैम ये तो सारे बॉयज हाँ, अभी तो बॉयज ही लिख रहे हैं, अभी गर्ल्स लिखेंगे हम आगे। नेक्स्ट लिखो, द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, शोल्डर बिकम broaden. Next point, the penis and testes become larger. किसको हंसी आ रही है तुम में से? अथर्वा राव। नेक्स्ट लिखो, the testis starts to produce sperm, become larger. The testis starts to make sperm. बस खत्म। अब गर्ल्स की, starts to make, the testes start to make sperm. मैम टेस्ट और ईएस। हाँ, टेस्ट, TES जो पॉच लाइक ऑर्गन होता है मेन में, वही है टेस्टीज। गर्ल्स का लिखो। मैम एक मिनट, पीछे का पहली लाइन तो सेम ही है, मैम रुक जाओ एक सेकंड। वो लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। लिखने का मन है तुम्हारा लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा कि हेयर ऑन फेस एंड जस्ट बियर्ड एंड मुस्टैच। नहीं, वो वाली लाइन पहले नहीं थी, मैंने वही लिखवाई थी। आर्मपिट्स वाली और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होती है, सेम एज बॉयज वाला। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेमरी ग्लैंड्स, जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं। मैम ये गर्ल्स का है। हाँ जी, मैम पहला पॉइंट क्या है? वही सेम, हेयर ग्रोथ एंड आर्मपिट्स इन प्यूबिक रीजन, वो तो अब तुम्हें पता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड लिखो, मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं, डेवलप्स एंड एनलार्ज,
MARY, मेमोरी लिखने वाली मैं भी वही लिखी। MAMM। मेमोरी ए। होता है तो ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स ही तो है ये। ME या ARY। तुम कह रहे हो तुमने पढ़ा है 8th में, 8th में से है। पढ़ा तो बोला मैंने MAMMARY, memory glands or breast develops and enlarge. Next point, the hip broadens, enlarge. Second changes है, the hips are broaden. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बता दो। जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना फीमेल बॉडी में, वो ब्रेस्ट और थाइस पे जमा होता है, ठीक है। तो ये भी एक चेंजेस है, नोटिसेबल चेंजेस होता है कि हिप्स और थाइस के पास या ब्रेस्ट एरिया के पास एक्स्ट्रा फैट जा रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फेलोपियन ट्यूब। अभी हम पढ़ेंगे सब क्या क्या होता है। जब हम, क्या हो गया, FALLOPIAN, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, UTERUS एंड वेजाइना एनलार्ज। मेल में सिर्फ यही था, पेनिस था। यहाँ पे फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना एनलार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन, जिसको कहते हैं मंथली पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन, उसका एक्जोस, हाँ मैथ्स वाला मेंस्ट्रुएशन। पहले मैं इसी से कंफ्यूज करती होती थी जब मैं खुद छोटी थी। तो मेंस्ट्रुएशन, हाँ स्पेलिंग में तो मेंस्ट्रुएशन ही लिखोगे। आपने मेंस्ट्रुएशन क्यों बोला? मैं तो इसको लर्न करने के लिए इसको मैंने वही बोला है आज तक। नहीं, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, मैं कह सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, इसने मुझे पकड़ रखा है। मैं तो हर साल बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं आते, मैं बच्चों से पूछ के बोलते रहती हूँ। मेरी प्रोनाउंसिएशन में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी कॉलेज में भी, तो चलता रहता है। लिखो, MENSTRUATION। लिख लिया? आप सब लिख लिया, साथ वाली क्यों पीछे रह गए? इस सच में उसने मैथ्स वाला ही लिख दिया था क्या पीछे? कैसे बातें करते हो यार, तुम लोगों ने 8 में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। तो आपने मेंस्ट्रुएशन बोला तो हम वही लिखेंगे। मंथली पीरियड्स ही बोलते हैं, हाँ। अब मंथली पीरियड्स, अब ध्यान से ही बोलूँगी, मुझे लगता है तुम लोग लिखना लो। मंथली पीरियड्स, ब्रैकेट में मंथली पीरियड्स। आप पहले बैठना सीखो, मैं नहीं, आपको देख ही नहीं। केमिस्ट्री कहाँ से आई? इसमें टेट्रा ही होता है। हाँ टेट्रा होता है। लिखो, मंथली पीरियड स्टार्ट्स। बस अब हम पढ़ेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ बस हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल तो हो जाए, मेल छोटा है, फीमेल ज़्यादा है। फीमेल ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेल से ज़्यादा। तो मैम तो इतने पॉइंट्स क्यों आया? नहीं अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। लिखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम आपके, हाँ डायग्राम आप, चलो ठीक है, डायग्राम टाइम भी तुम खत्म कर दोगे, पर डायग्राम अपनी बुक में देख लेना खोल के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी नहीं बनाना। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब लिखना है इसको। हाँ नेक्स्ट क्लास में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लर्न होके आना चाहिए। सबको सुन गया ना, ये बात रिकॉर्ड भी, ये मत बोला कि मैं बोला नहीं। जो भी पूरा बताऊंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लर्न करके आना है आपको। लिखो, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जैसे आज लिखवाया ऐसे लिखवाओगे और क्या जैसे आज लिखवाया ऐसे लिखवाओगे और लिखवाऊंगी। मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला टेस्टिस, स्कॉर्टम, सबके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एपिडिडमिस, वास डिफरेंशिया ही होगा इसमें। एपिडिडमिस, डिडमिस है ये। इसमें तो आएंगे इसको हम स्पर्म डक भी कहते हैं।
सेमिनिकल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, सेमिनिकल वेसिकल, LAL साथ में ही है, सेमिनिकल वेसिकल्स, SEMINAL। मैंने से में वहाँ से देखने में प्रॉब्लम होती है आपको स्पेक्स में क्या? नहीं, वो अलग अलग। अच्छा, अलग अलग में लिखा तभी। हाँ, मतलब मैंने पास कर दिया उसको। प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ ग्लैंड, और नहीं ग्लैंड है, GLAND है। वो सेमिनल हेडिंग नहीं लिखनी, उसका प्रोसेस ही लिखेंगे, कौन सी चीज़ क्या होती है उसके बारे में लिखना है, फिर ख़त्म। एक एक चीज़ के बारे में लिखेंगे, हाँ कह सकते हो। हाँ, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया, मेंस्ट्रुएशन रह गया, बर्थ कंट्रोल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब मुझे मैक्सिमम 1 या 1.5 क्लास चाहिए। मैम तो फिर मैथ्स की भी 2 घंटे होगी। जिस दिन मैं अगर मैं आगे ले लूँ, मैम मंडे ट्यूसडे फिर मैथ्स खुद ले लो। मंडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा लेने का बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता है मेरी साइड से, क्योंकि मेरी +1 +2 दोनों रहती है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे ऑल्टरनेटिव आएगा नहीं। बस ठीक है। ये दिन लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तब भी मैंने आज भी ले लिया, वेडनेसडे भी ले लिया था। और पीछे मैं जब 2 घंटे बोल रही होती हूँ ना, बिल्कुल ऐसा लगता है बस हो चुके हैं। मुझे नहीं पता है कुछ, आपने बोल दिया, अभी बोला मैम। मुझे नहीं पता। मैम हम आ जाएंगे, प्लीज बता दो। नहीं सबसे पहले तो आप ही नहीं आओगे। आना पड़ता है, मेरी बहन को फोन कर देते हैं सर। अच्छा, ये सर ने शुरू किया है। सर ने मेरी बहन को फोन कर दिया था, मुंबई बैठी है बेचारी। चलो आगे पहले लिखो, तुम घर जल्दी जाओगे ना, पहले लिखो टेस्टीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन। अगर आप अपने NCERT अगर आपने खोल रखी है तो वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, 10th वाले भी अपनी पुस्तक खोल सकते हैं। ओवल शेप्ड ऑर्गन, ओवल शेप्ड ऑर्गन which lie outside the abdominal cavity, which lies cavity, हाँ outside the abdominal cavity, CA oval shaped which lie outside the abdominal cavity। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पीनस होता है, पीनस के साथ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी हमारे जो बॉडी के अंदर की जगह वो बॉडी के बाहर लाई करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्टीज बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, CAVITY, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या हो गया मनमीत, पूछो, नहीं लिख पा रही? एब्डोमिनल ABDO कैविटी, ये क्यों रह जा रहे हैं आपके साथ वाले? एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अ मैन हैज़ 2 टेस्टीज, TES। अ मैन जो अडल्ट मैन हो जाता है, हाँ अ मैन। किसी को मुझे रखना पड़ेगा ट्रांसलेटर, जो थोड़ी ना मेरी चीज़ों को अच्छे से ट्रांसलेट करके तुम्हें बता सके। नहीं, वो उसे समझ आ जाना चाहिए, वैसे इंसान को रखूँगी जो मेरी लैंग्वेज समझ आ जाए। लिख लिया। सिंगुलर फॉर्म को टेस्टीज बोलते हैं, TES। ये तो प्लूरल हो गया, जहाँ पे 2 पेयर को, अगर सिंगुलर होगा TES, ठीक है, TES होता है लिखा। हाँ, अभी तो ES। अगर सिंगुलर की बात करें, एक मैन के पास मैंने कितना बोला, 2 होते हैं, अगर सिंगुलर फॉर्म की बात करेंगे तो टेस्टीज होगा, IS वाला। आगे लिखो, टेस्टीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ मैन। पॉइंट, वो लाइन खत्म। हाँ बस खत्म, वो उतने ही है, 2 ही। टेस्टीज मतलब वो अब प्लूरल वाला ही लिखना, ठीक है। टेस्टीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेन, या मेल्स आप लिख सकते हो, अगर मेन तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं जो बोलती हूँ तो सोना नहीं है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेन, घड़ी मत देखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेन। घड़ी मत देखो, पानी की पहली दिमाग में। मैम मैं देख रही थी। नहीं, ये
थोड़े थोड़े पे ऐसे ऐसे चली जा रहे हैं, मैं देखूंगी सर बोलेंगे पता नहीं मैम क्या देख रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक इन मेल्स, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक sex cells called sperms to make the function of testes is to make sex cells called sperm and also sex hormone called testosterone। ये काम टेस्टिस का ही है। and also sex hormone called testosterone। हम हमारी हाइट बढ़ाने में फिर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही होता है। और बोन्स जो अगर फ्यूज हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगी हाइट, बोन कहाँ चली गई? तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल नहीं होता। ये मिथ है जो पुराने ज़माने में बोलते हैं कि लड़कियों के पीरियड्स आ गए तो अब हाइट नहीं बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, अब जब मतलब प्यूबर्टी में आ गए ना तो अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा, ये फलाने अंधविश्वासी बहुत चीज़ होती है। उसके HGH ठीक नहीं है ना, उसका हाइपोथैलेमस सिक्रीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर जो सप्लीमेंट्स अभी आ गए हैं ना मार्केट में आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन, अगर वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन में आफ्टर बिफोर बोन फ्यूजन ली जाए तो हाइट बढ़ेगी, ये गारंटी है अगर वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है तो। बोन एलोंगेट करता है, बड़ा होता रहता है, ठीक है, बट एक टाइम आने के बाद वो फ्यूज होके सेट हो चुका होता है, उसके बाद उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रहती है, नहीं रहती, बस वो ख़त्म, उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो बस ख़त्म हो चुके होते हैं। जो हमारी हाइट प्लेट्स होती है ना, मैंने पढ़ा था जो हाइट प्लेट्स होती है ना वो 18 के बाद मतलब रुक जाती है। वो पहले भी कईयों में रुक जाती है, 18 के बाद थोड़ी ना रुकती है। कहते हैं उसके बाद भी उगती रहती है। वो उगती नहीं, अरे कोई बात नहीं, ग्रो करती रहती है। ग्रो ही हुआ। लेकिन मतलब कहते हैं कि उसकी बेस्ट एक्टिविटी वही है किकिंग, फुटबॉल खेलती है। नहीं मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, ये हर चीज़ में थोड़ी ना होएगी। लटकते रहो कहते नहीं घर, लटक से। अच्छा फुटबॉल खेलते हो, कोई बात नहीं। हाइट नहीं बढ़ती, हाँ वो अपनी मोस्टली जेनेटिक्स पे कह सकते हैं। हाँ मैम, कुछ खेलने से हाइट नहीं बढ़ती मैम, मेरी एक दोस्त मुझे पता है। मेरे से छोटी है, तो मतलब मेरी जितनी है। होता ही है। चलो आगे तो पढ़ लेते हैं, इसके आगे तुम इसी में रह जाओगे। बास्केटबॉल खेलती है। आवाज़ें भारी नहीं हुई, जिनकी आवाज़ भारी नहीं हुई फिर नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या हो गया, वो गाना गाएंगे, सिंगर बनेंगे। और मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ चलो आगे लिखो, लिख लोगे आगे, तुम जाने नहीं दूंगी, 7 बजेंगे फिर मत बोलना। अरे शांति शांति लिखो, द टेस्टिस ऑफ अ मैन, छुट्टी चाहिए ना तुम्हें तो लिख लो, द टेस्टिस ऑफ अ मेल सेकंड। हाँ इतना बड़ा है ये, पूरा सारा यहाँ तक पहुँचे, तुम वहीं स्कॉटम पे ही हो अभी। स्कॉटम भी जो भी हो। The testes of a male lie in a small muscular pouch called scrotum. बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा रहता है ताकि sperm Lie in a small muscular pouch. ठीक है, पाउच है, POUCH। स्कॉटम नहीं, वैसा तो नहीं, स्कॉटम वो रहा, स्कॉटम सेकंड वाला पॉइंट। खत्म हो गया। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो पता ही है कहाँ क्या खत्म। टेस्टिस खत्म। हाँ टेस्टिस तो खत्म, स्कॉटम है, लिखो। ये हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर क्यों ये एब्डोमिनल कैविटी बाहर क्यों होती है, टेस्टिस और पेनिस, पता है तो बताओ। जो स्कॉटम का पाउच होता है जिसकी वजह से ये जिसके अंदर ये रहते हैं, वो एक स्पेशल टाइम टू डिजाइन होता है ताकि वो अपने जो वहाँ के एरिया है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखे, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। पता था सबको? नहीं तुम लोगों को नहीं पता, पढ़ा लिखा करो तुम लोग।
मुझे प्रिकॉशन ठीक है, चलो सुन लो, ये क्वेश्चन तुम्हें आता ही है कि ये जो स्कॉटम है, शांत रखो यार, स्कॉटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई क्यों करता है? वो इसीलिए लाई करता है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो जो हमारे भगवान जी ने स्कॉटम को बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई किया है। ठीक है, यही टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन में बस इतना याद रखना कि 2 से 3 डिग्री लोअर चाहिए होता है हमें बॉडी टेम्परेचर से। तो ये क्वेश्चन बनवा के लिखवाऊंगी, इसलिए ये लाइन अभी बीच में नहीं लिखवा रही। नेक्स्ट आगे आप लिखो, द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट, जल्दी लिख लो फिर छुट्टी हो जाएगी। द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब टेस्टिस। कौन सा ये वाला या वही वाला होगा बच्चे, वो तो हमें रुक जाओ, टेस्टिस out and go into a coiled लूप, हाँ कॉइल ट्यूब लूप, ठीक है कोई बात नहीं, ट्यूब लिख लो या लूप लिख लो, एक ही बात है, ट्यूब लिखा है ना, ठीक है। कम आउट एंड गो, कहाँ कम आउट बोल तो रही हूँ, कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडमिस। वो तीसरा वाला, तो ये एपिडिडमिस का होगा? एपिडिडमिस पाइप होती है, पाइप कह लो या नहीं, and called epidermis. एपिडिडमिस, एपिडिडमिस है ये, हाँ वो एपिडर्मिस कुछ अलग होता है, एपिडिडमिस है। आपने बोला ना, गलत मत बोलना, तो मैं करेक्ट ही कर रही हूँ। कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडमिस। एपिडर्मिस स्किन की आउटर लेयर, एनिमल टिश्यू में होता था हिताशा, एनिमल में होता है, एपिडर्मिस प्लांट टिश्यू में होता है, प्लांट टिश्यू में होता है, एपिडर्मल उसी में है ना वो, एपिथेलियल होता है, कुछ भी बोलते हो। आप क्या बोल रहे हो बेसिकली? ले मुझे ही गलत कह रहे, आपने एपिडर्मल डर्मल स्किन को ही कहते हैं। तो आपने एपिडर्मिस तू चुप कर ताकि तू पढ़ा ले। रहने दो इसको, मैं एक ही नाम नहीं होते हैं ना, एक ही चीज। कैसे तुम एग्जॉस्ट हो के अपने आप में ही तो नहीं लड़ने कटने लग गए तुम तो। मैं कब से चुप बैठी हूं, पीछे से मुझे हंसी आ रही है। चलो चलो लिखो आगे। द स्पर्म गेट स्टोर्ड टेम्पररली in epididymis, temporarily stored in epididymis, डिडमिस, ये भी एपिडिडमिस वाली लाइन ही चल रहा है। स्टोर्ड, Epididymis. हाँ, टेम्परली स्टोर्ड इन एपिडिडमिस, वो वहाँ पे नरिशमेंट के लिए स्टोर होता है, बस थोड़ी देर के लिए। नहीं आगे लिखो मत, अभी बाद में आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फ्रॉम एपिडिडमिस द स्पर्म्स आर कैरिड, फ्रॉम एपिडिडमिस द स्पर्म्स आर कैरिड, एपिडिडमिस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंशिया, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, ये वाली चीज वास डिफरेंशिया, हाँ वास डिफरेंस, DEFERENS, which joins with another tube called urethra, Difference के बाद which joins, continue, हाँ which joins with another tube called urethra, another tube with urethra coming from the bladder, यूरेथ्रा यूरिन पास करते हैं ना, तो यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है यूरेथ्रा, URETHRA कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर। आप लोगों को तो पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस के बाद, एक्सक्रीशन के बाद, हाँ यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर लिख लिया। चलो नेक्स्ट पहुंच गए, वो तो क्या मैम, अभी तो रह गया सेमिनिकल वेस्टल, 3 चीज़ें तो रह गई, 6:30 तो बज गए। तो 5 मिनट तुम लिख तो लो ये कंप्लीट, तो फिर हाय भगवान अब भेज देना। लिखो, द ब्लैडर कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, कोई बात नहीं, हाँ सोच लो तभी। चलो लिखो आगे, लिखो आगे लिखो, अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस या अलोंग द पाथ ऑफ स्पर्म डक्ट लिख लो, पाथ ऑफ स्पर्म डक्ट
द ग्लैंड कॉल्ड सेमिनिकल वेसल्स Along the path of along the path, मैंने बोला from नहीं, along the path along the path of sperm duct, comma the glands called seminal vesicles. हाँ, ये वही जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, the gland called seminal vessels. सेमिनल लिखे आप सेमिनल क्यों बोल रहे हो? सेमिनिकल ही ठीक लगता है बोलने में। अब लिख मत देना, वही तो सही बात है, लिख भी दोगे तुम लोग, मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक, सेमिनल वेसिकल्स सही बोलना पड़ेगा, अब मुझे सुधरना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ठीक है, इसके भी सही करनी है, बता दो मुझे। ये ठीक है, चलो ठीक, मैं भी कोशिश करती हूँ, खुद को भी सुधारती हूँ साथ में। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड द सेक्रीशन टू द स्पर्म, हाँ ऐड सेक्रीशन टू स्पर्म, sperms, secretion to sperm, and sperms are now in liquid form. अभी वो लिक्विड बना है, तो पहले सॉलिड सॉलिड नहीं था, वो बन ही रहा था। sperms, so that the sperms are now in liquid form. हो गया? नहीं, ऐसे कैसे नहीं हुआ? लिखो this liquid। बस एक पेन चाहिए ना। अरे प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ गया? हम वो बात अच्छा पहले, अच्छा ठीक है, चलो ये लाइन तो चलो ये लाइन लिख के भागो, लिखो दिस लिक्विड contains nutritions and becomes nutrition and becomes thick liquid called semen, thick liquid and become semen, SEMEN। लिक्विड कॉर्ड बोला आपने? कॉल्ड सीमन है क्या हो वो? बस हो गया। मतलब तुम्हारा भी बस हो चुका है पूरा। हाँ तुम्हारे भी बस हो चुकी है ना, देखो कितने दूर पढ़ा है तुमने। मैथ्स की